हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12th के केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया था केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी के जो फर्स्ट कोटि की जो अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उन क्वेश्चन को जा करके, प्ले लिस्ट है टीचिंग बाय अखिलेश सर में, तो उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर प्ले लिस्ट मिलेगी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो 3-4 वीडियो हैं हमारे वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ यही रासायनिक बल गतिकी के सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सक्रियण एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब है एक्टिवेट करने वाली एनर्जी। यानी मान लो कोई यौगिक है या कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के जो परमाणु होंगे उनमें कुछ ना कुछ एवरेज एनर्जी होगी। अब उस एवरेज एनर्जी से मान लो उनमें अब क्या कर रहे हैं, हमने जब मिक्स किया उन्हें, उन मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को आपस में, यानी जो अभिकारक होंगे, तो अभिकारक अणुओं में कुछ ना कुछ एवरेज एनर्जी होगी। अब उस एवरेज एनर्जी में क्या हो रहा है, एवरेज एनर्जी में वो आपस में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी संघट्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि संघट्ट का सिद्धांत क्या कहता है, संघट्ट का सिद्धांत कह दो या टक्कर का सिद्धांत, कि जो परमाणु आपस में टकराते हैं वही अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन जो आपस में टकराएंगे वही उत्पाद बनाते हैं, क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो सक्रियण एनर्जी क्या है कि उनमें एक जो अभिकारक होंगे, अभिकारक में एक एनर्जी तो पहले से मौजूद होगी जो एवरेज एनर्जी होगी, लेकिन अब वो क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्रिया कर लें। तो उस एक्टिवेशन, यानी जितनी हमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अभिक्रिया को टकराने के लिए, जो अभिकारक अणु हैं उनको टकराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अभिकारक अणुओं की अभिक्रिया करने के लिए या उन अभिकारक अणुओं को एक्टिवेट करने के लिए एवरेज एनर्जी से ऊपर जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिसमें जो अभिकारक अणु हैं वो अभिक्रिया करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, यानी अभिक्रिया करने के, संघट्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। तो अभिकारक अणुओं को एक्टिवेट करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की, अभी नीड तो नहीं है, हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं यहाँ, तो डेफिनेशन सिर्फ मैं बोले दे रहा हूँ, लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या, कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया करने के लिए होती है या उपलब्ध कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है या अभिकारक अणुओं को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो आर्हीनियस ने, किसने, आर्हीनियस ने क्या दिया था, ताप और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट के में एक संबंध दिया था। किस में दिया था, अभिक्रिया के वेग दर में क्या दिया था, यानी रेट कांस्टेंट में और टेम्परेचर में एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन है K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, अपॉन आर टी। या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू टी, जहां K1 क्या है, K1 हमारा ताप T1 पर, ताप T1 पर रेट कांस्टेंट है, क्या है,
रेट कांस्टेंट है के, और K2 क्या है, K2 है ताप T2 पर रेट कांस्टेंट। इसका मतलब है कि मान लो पहले कुछ ताप होगा, यानी कुछ एनर्जी होगी उनमें, अब हमने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी मिली उन्हें और वो एक्टिवेट हो गए, तो इसी को तो कह रहे हैं ना, यानी जो डिफरेंस हो जाएगा। तो T1 K1 क्या है कि T1 ताप पर कुछ रेट कांस्टेंट होगा, यानी जो पहले ताप है उसका, उस पर उसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो कुछ होगी, अभिकारक की जो दर होगी। लेकिन K2 क्या है, जब ताप हमने बढ़ा दिया तो अब रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो K2 है हमारा। EA क्या है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसके बाद R क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्या है R क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होती है, क्या होती है, जूल प्रति मोल केल्विन होती है। समझ में आ गया। अच्छा, आर की जो वैल्यू होती है, एक वैल्यू और होती है 0.08314, तो ये वैल्यू होती है, ये एटीएम में होती है, किस में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। और हमने यहाँ किस में लेना है, हमें यहाँ जूल में लेना है, जूल, क्योंकि एनर्जी होती है वो जूल में होती है, किस में होती है, जूल में, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। तो T1 और T2 क्या है, निरपेक्ष तापमान है। निरपेक्ष तापमान का मतलब है कि हमें यहाँ जो तापमान यूज करने हैं वो केल्विन में यूज करने हैं, किस में यूज करने हैं, केल्विन में यूज करने हैं। और एक क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर है। तो हमें इस मोस्टली जो तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं वो इस फार्मूले से हमें यूज करके लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकलों की ओर, ठीक है, क्योंकि अगर हमें बेस नहीं पता होगा ना तो न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से पहले ये मैंने बेस बता दिया है। अब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा 0 है, एक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा 0 है, रेट कांस्टेंट का 300 केल्विन पर क्या मान होगा यदि 280 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक है वो कितना है, 1.6 गुणे 10⁶ प्रति सेकंड है। तो देखो सीधा सा है, जो EA हमारा दिया है, सबसे मेन चीज होता है क्वेश्चन में छांटना, सबसे मेन चीज होता है कि क्वेश्चन को समझना, यानी एक बार पढ़ने में अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, दिया क्या है और निकालना क्या है, ये हमें सबसे मेन चीज होता है कि ये हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए। तो देखो एक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा 0 है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। रेट कांस्टेंट का 300 केल्विन पर क्या तापमान होगा यदि 280 केल्विन पर, यानी 80 केल्विन का मतलब क्या, T1 का ताप दिया है, T1 इक्वल्स टू क्या है, 280 है, पहले 280 रहा होगा, तो उस पर जो उसका वेग स्थिरांक है यानी K1 कितना है, 1.6 गुणे 10⁶ प्रति सेकंड है। तो कह रहा है T2, यानी T2 हमारा हो गया 300 केल्विन, 300 केल्विन पर K2 का वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है, K2 की वैल्यू पूछी, तो बस निकाल लेंगे आराम से। फार्मूला अभी अभी जस्ट फार्मूला बताया है, देखो फार्मूला ये है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, तो बस फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1, यहाँ क्या हो जाएगा EA अपॉन 2.030 R हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। बस यही हमारा फार्मूला है, इसको हम लगा देंगे, ये देखो यही फार्मूला था। अब आराम से हमारा क्या आ जाएगा, इस फार्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू पुट कर लो और आंसर ले आओ। तो देखो क्या हो जाएगा, log K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, K2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और K1 की वैल्यू दी हुई है, K1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁶ ये दिया हुआ है। EA की वैल्यू कितनी है, 0 है, EA की वैल्यू 0 है, तो 2.303
आर की वैल्यू रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग रख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग K2 अपॉन 1.6 10 टू द पावर 6 K1 की वैल्यू थी। अच्छा ये बताओ, इसका जीरो में भाग करेंगे जीरो हो जाएगा। तो मैंने T2 और T1 की वैल्यू इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे पता है कि जब यहाँ भाग देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो जीरो ही हो जाता है। यानी ये जो राइट हैंड वाला टर्म है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग K2, क्या हो जाएगा, लॉग K2 इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे ही रखने दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 हो गया। क्या हो गया, K1। यहाँ K1 ही रखे रहो, यहाँ हमने K1 ही रखा। अब यहाँ से देखो, तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, log m अपॉन n इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n होता है। क्या होता है, log m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस log n होती है। क्या होती है, यहाँ इसको क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 लिख सकते हैं, बराबर जीरो हो गया। अब माइनस वाला इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो गया, log K2 इक्वल्स टू log K1। क्या हो जाएगा, K1। और log K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी इस log से देखो log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया K2 इक्वल्स टू K1, और K1 की वैल्यू दी हुई है, ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा, जो K1 का मान है वही हमारा K2 का मान होगा। यानी अगर कोई अभिक्रिया है उसकी जो सक्रियण ऊर्जा है, सीधी सी बात है कि अगर सक्रियण ऊर्जा ही जीरो है, क्या है, सक्रियण ऊर्जा जीरो है, यानी हमने एक्सटर्नल एनर्जी उसको एक भी नहीं दी है, यानी हमें उसको एनर्जी देनी ही नहीं है। वो जितनी है उसके पास पर्सनल ऊर्जा, उसी ऊर्जा में वो क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, उसको एक भी ऊर्जा नहीं देनी है। तो जब हम ऊर्जा नहीं देंगे तो कह रहा है रेट कांस्टेंट का मान 300 के पर होगा, इतना होगा, क्या होगा, अगर दो, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ताप पर कोई प्रभाव पड़ रहा नहीं, पड़ रहा है, 280 से 300 हो गया, लेकिन रेट कांस्टेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, सक्रिय ऊर्जा जीरो है, तो रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट वही का वही रहेगा अगर सक्रिय ऊर्जा जीरो है। तो समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है जब ताप 27 डिग्री सी से 37 डिग्री सी होता है, तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करो। तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है, अभिक्रिया की दर क्या है, K1 से K2, यानी K1, मान लो K1 पहले 1 थी और बाद में कितनी हो गई, K2, यानी 2 हो गई। तो अभिक्रिया की दर ही है ना K1 K2, क्या है, अभिक्रिया की रेट कांस्टेंट है। तो K1 की वैल्यू मान लो पहले कितनी थी, तो सबसे मेन चीज है सवाल को समझना कि सवाल कह क्या रहा है। मान लो K1 अभिक्रिया की जो दर है पहले कितनी थी, 1 थी, यानी वेग स्थिरांक 1 था, बाद में 2 गुनी हो गई यानी 2 हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जब ताप ताप कितना था, यानी T1 पहले 27 डिग्री सी था, हमेशा याद रखना इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो डिग्री सी से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 273 ऐड कर देंगे, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। और केल्विन से अगर डिग्री सी में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में, डिग्री सी में चेंज। तो यहाँ 273 अगर हमने ऐड किया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा।
तो अगर हमने इसकी जो टेम्परेचर है वो कितना 27 से 37 डिग्री सी हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया 27 से 37 डिग्री सी टेम्परेचर कर दिया है, तो ताप बढ़ा दिया, तो जो वेग अभिक्रिया का जो दर है, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो गई, दो गुनी हो गई है, कितनी हो गई, दो गुनी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 310 केल्विन। कितना हो गया 310 केल्विन। तो कह रहा है सक्रियण ऊर्जा की गणना करो, यानी उसकी जो सक्रियण ऊर्जा है कितनी एनर्जी प्राप्त हुई उसे, यानी कितनी ऊर्जा की मिल गई उसे, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गया ना, क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया अभिकारक। तो अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, वही हमारा फार्मूला हो जाएगा लॉग K2 माइनस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू, बस इस फॉर्मूले में रखना है हमें। ये हो जाएगा लॉग K2 कितना है, दो गुना हो गया है, और K1 कितना है, 1 था, 1 से दो गुना हो गया। ई ए निकालना है हमें, क्या करना है, ई ए हमें निकालना है 2.303, बड़े आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी बताई है 8.31 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8.31 हो जाएगी। और T2 कितना है हमारे पास, T2 है हमारे पास 310 है, और माइनस 300 कितना हो जाएगा, -300, इसका मल्टीप्लाई कर दो 300 इंटू, ये समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या परेशानी। ठीक है, अब आगे देख लें हम, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, हमें निकालना है ई ए का मान, किसका मान निकालना है, ई ए का मान, तो ई ए यहाँ ले आओ, log 2 उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा ई ए इक्वल्स टू, ई ए इक्वल्स टू, एक बार या फिर और रख लो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, एक का भाग दो में देंगे तो दो आ जाएगा, log 2 की वैल्यू होते हैं 0.3010 होती है, और ई ए अपॉन ये हो जाएगा 2.303 गुणे 8.31 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 10/310, 300। अब हम यहाँ देखें ई ए की वैल्यू निकाल लें, तो जब ई ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसको 0 से 0 हटा दें, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा ई ए इक्वल्स टू, हो जाएगा, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.31, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारा है 1/310 30, तो ई ए इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इस कैलकुलेशन से आप लोग बच नहीं सकते, ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 310 टू, अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं अपने पास। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, इन दोनों जो कहीं भी ये दो संख्याएं मिल जाएं, इन दोनों संख्याओं की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.693। इतना तो आसान हो गया थोड़ा सा, अब 8.31
गुणे 310 और गुणे, ये आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये आप लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 53.598। क्या आएगा, 53.598। अब इसमें क्या होगी, किलो जूल है, इसमें आ जाएगा जूल प्रति, ठीक है, इसमें आ, तो आंसर आ जाएगा किलो जूल। अब मोल इनवर्स लिख दो या खाली मोल लिख दो, प्रति मोल। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो आंसर किस में आएगा, आंसर प्रति मोल में आएगा, उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो आंसर किलो जूल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया की दर 3 गुनी हो जाती है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सी से 100 डिग्री सी किया जाता है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना करो। मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है, कैलकुलेशन आप लोग घर से कर लीजिएगा। एक अभिक्रिया की दर 3 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3 गुनी। यानी पहले जो के की वैल्यू थी वो K1 कितना था, 1 था, बाद में K2 कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कितना किया जाता है, टेम्परेचर यानी T1 50 डिग्री सी से, तो इसको केल्विन में चेंज कर लो, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो 50 प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है। तो 273 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 5 12 और 323 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 323 केल्विन। और T2 कितना हो जाएगा, यहाँ हम 100 डिग्री सी है, तो 100 डिग्री सी को हम किस में, केल्विन में चेंज करना है, तो 100 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 373 केल्विन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो। बस कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ई ए का मान निकालना है। तो यहाँ से लिख लगाएंगे लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.3033 आर, यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू, ये हो जाएगा। बस यहाँ अब हमें वैल्यू ही पुट करनी है, क्या करनी है, K2 का मान कितना है, 3 है, अपॉन 1 हो जाएगा। तो ई ए अपॉन 2.303 और गुणे 8.231 आ जाएगा, यही हो जाएगा। ये 3 1 कर लो, 8.31। और यहाँ T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 373 और माइनस T1 की वैल्यू है 323, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 373 बड़े 323। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा होगा ही। अब यहाँ से हम log 3 की वैल्यू किया, log देखो log 3 की वैल्यू दी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है इसमें कि इन क्वेश्चनों में कुछ वैल्यूज कभी कभी दे भी देते हैं एग्जाम में और कुछ वैल्यूज कभी कभी नहीं भी देते हैं। देखो यहाँ दी हुई है, आर की वैल्यू भी दी है और log 3 की वैल्यू भी दी है, तो इसमें दी है, अच्छी बात है, नहीं दी होती तो हमें याद होना चाहिए। यहाँ देखो log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771 हो गई, बराबर ई ए अपॉन 2.3 इंटू 8.3, 4 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो जाएगा, और 7 में 2 गया, 5 बचेगा, तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 373। यहाँ हो जाएगा 50 बटे 373 गुणे 323, क्या आ गया हमारा। बस अब इसमें ई ए का वैल्यू निकाल लो, तो ई ए बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 नीचे आ जाएगा, बाकी का सब ऊपर चला जाएगा, तो 0.4771 गुणे 2.30 गुणे 8.31 और गुणे
373 323/50। बस अब आप लोगों का काम क्या है, इसका गुणा बस करना है। आप लोगों को क्या कर लेना है, गुणा बस कर लेना है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी प्रति मोल में आएगी, और आंसर इतना आएगा, क्या आएगा, 22,011.76 प्रति मोल। यानी इतने मोल क्या लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी, एक मोल में इतनी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। समझ में आ गया, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज से जो हम लोगों के न्यूमेरिकल थे रासायनिक बल गतिकी के, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के, वो उम्मीद है कि इन जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। और अगर एक दो चार क्वेश्चन और मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो अभी मैं जो सीरीज स्टार्ट है उसके अगले वीडियो में वो मैं और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, वो मैंने डिस्कस करवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है।